नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। यदि आप बिल्कुल पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ अपने पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, यदि आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने GS पेपर इतिहास एवं ऑप्शनल पेपर इतिहास की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। आपको जिस किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो तो आप YouTube में जाएं और डायरेक्ट लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपको गुप्त काल पढ़ना है तो आप लिखें गुप्ता डायनेस्टी बाय अमृतराज। हमारा वीडियोस मेरे ख्याल से सबसे ऊपर में आ जाएगा कुसुम नेट क्लासेस के नाम से। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में बना करके रख दिया है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि इतिहास में हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी बात हो रही थी गुप्त बकाटक एज पे। उसमें मुख्य तौर पे हम लोगों ने उसके पॉलिटिकल एवं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, यानी उसके राजनीति एवं उसके प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में हमने उसके कई आयाम को पढ़ा था कि यानी आर्थिक प्रशासन क्या था, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वह मुख्य तौर पे 4 लेवल पे थे। एक तो सेंटर के लेवल पे था, दूसरा प्रोविंस के लेवल पे था, तीसरा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे था और चौथा विलेज के लेवल पे था, जिसको ग्राम प्रशासन कहा गया है, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें होगी कि समाज में यदि दास व्यवस्था थी कि नहीं थी, महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, सती प्रथा के बारे में चर्चा होगी, देवदासी प्रथा के बारे में चर्चा होगी, शैक्षणिक संस्थान के बारे में चर्चा होगी। उसके साथ साथ उस समय लोग एंजॉय करने के लिए कौन कौन से खेल खेलते थे, यानी इंटरटेनमेंट की चर्चा होगी। यानी उन तमाम आयामों के बारे में हम लोग सामाजिक जीवन में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल लाइफ ऑफ इंपीरियल गुप्ताज, यानी गुप्तों के समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग दे दें, गुप्तों की सामाजिक व्यवस्था या सोशल लाइफ ऑफ इंपीरियल गुप्ताज, साम्राज्यवादी गुप्त। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बीच बीच में देखिए, चूँकि मैं अकेले ही पढ़ाता हूं तो कभी पेपर 1 पढ़ाता हूं, कभी हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही बार लगातार मैं इतिहास पढ़ाता रहूं या फिर लगातार पेपर 1 करता रहूं। एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक उधर से कवर करता हूं, एक इधर से करता हूं, तो थोड़ा गैप होगा, लेकिन आप मिला करके बैलेंस करके पढ़ते चलिए। हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक स्वस्थ रहेंगे, जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए फिर हेडिंग दे दीजिए सोशल लाइफ ऑफ इंपीरियल गुप्ताज, और उसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि आप भारतीय इतिहास को पढ़ रहे होंगे तो मूल तौर पे कंटिन्यूटी जो मेंटेन होता है वह वैदिक काल से होता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी एक बहुत बड़ा गैप आता है और उस गैप के बाद फिर वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व में। और 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, यानी बुद्ध के आने तक वैदिक काल का आगमन चलता है। यानी वैदिक काल भी, यानी हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो उसको मुख्य तौर पे 3 हिस्सों में, यानी उसके 3 फेजेज को पढ़ते हैं। कौन कौन? एक तो उसका इनिशियल फेज होता है, दूसरा उसका मैच्योर फेज होता है और तीसरा उसका डिक्लाइन फेज होता है। तो 600 BC में वैदिक काल का, वैदिक समाज का डिक्लाइन फेज है। ठीक है, तो सोसाइटी जो कंस्टिट्यूट होता है वह मुख्य तौर पे यदि देखा जाए कंटिन्यूटी मेंटेन होता है तो वह वैदिक काल से ही होता है। हालांकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन हड़प्पा सभ्यता में भी थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से चीज़ें कंटिन्यू नहीं हुई क्योंकि ब्रेक आ गया। लेकिन वैदिक काल के बाद कोई ब्रेक नहीं आया, वहाँ से लगातार चीज़ें चलती आ रही है। तो अब वैदिक काल में आप देखेंगे कि वैदिक काल में पहली बार
ठीक है। वैदिक काल 2 हिस्सों में है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक फेज। तो ऋग्वैदिक फेज का अध्ययन करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है, उस सोर्स का नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की जिक्र की गई है। यानी वर्ण व्यवस्था की चर्चा पहली बार भारतीय इतिहास में कब आया है, तो आप ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में आया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रथम सूक्त 10वें सूक्त में, प्रथम नहीं माफ़ करना, 10वें सूक्त में। और उसमें बताया गया था कि एक विराट पुरुष है जिसके मुख से ब्रह्मा का जन्म होता है, मुंह से ब्रह्मा का जन्म होता है, उसके बाद बाह से जो यह आर्म्स है यहाँ से क्षत्रिय का जन्म होता है, और जंघा से यानी जांघ से आपके थाई से वैश्य का जन्म होता है, और तलवा से जो कि नीचे का हिस्सा है, पैर के सबसे निचला हिस्सा उसे तलवा कहते हैं, वहाँ से शूद्र का जन्म होता है। और उनके कौन कौन से क्रियाकलाप है उसका भी बंटवारा किया गया था। यदि आपने वैदिक काल के उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको वहाँ पर वैदिक युग एवं वैदिक काल के नाम से एक एपिसोड मिल जाएगा। आप उस सीरीज़ में जाइएगा और एक एक करके आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक वीडियोज़ को देख लीजिएगा। लगभग हम लोगों ने 7 से 8 लेक्चर में वैदिक काल को बहुत विस्तार से पढ़ा है। तो वहाँ पर हमने बताया था कि पहली बार यहाँ पर समाज में एक नया चीज़ देखने को मिलता है और उसका नाम है वर्ण व्यवस्था। यानी वर्ण व्यवस्था का जो हमें पहली बार प्रमाण मिल रहा है वह ऋग्वैदिक काल से मिल रहा है, वैदिक फेज से मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, इस समय जो भी समाज में इनपुट किया जा रहा है, जो भी इनपुट किया जाएगा वह लगभग आज तक के यानी 2020 के समाज तक चलता रहेगा। देखिए, वैदिक काल में जब पहली बार वर्ण व्यवस्था चलकर आया तो सेम वर्ण व्यवस्था गुप्त काल में भी हमें देखने को मिलता है। यानी वैदिक काल के बाद आप जितने भी फेजेज को देखिए सभी में लगभग कमोबेश यानी ऑलमोस्ट वर्ण व्यवस्था एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन गुप्त काल आते आते वर्ण व्यवस्था और कॉम्प्लेक्स हो गया और जटिल हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? क्योंकि इस समय में कुछ और विवाह के नियम आते हैं जिसमें इंटरकास्ट मैरिज होता है और इंटरवर्नाज मैरिज होता है, जिसके बाद एक नई जाति का आगमन होता है जिसको आप हाइब्रिड कास्ट कहते हैं, हिंदी में वर्ण संकर जाति कहते हैं। तो उन जातियों के बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो वर्णा सिस्टम है वह गुप्त काल में आकर के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और ज़्यादा जटिल हो गया और ज़्यादा उलझ गया। तो देखिए, यदि गुप्त काल के समाज के पहले विशेषता की बात की जाए तो पहली विशेषता यह है, जो कॉमन विशेषता है, कि वर्ण व्यवस्था इस समय प्रेजेंट था, वर्ण व्यवस्था इस समय एग्जिस्ट कर रहा था। तो पहले पॉइंट में लिखें, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन जोरों शोरों से था, ठीक है। और उसके अलावा इस वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही बराह मिहिर ने कहा कि ब्राह्मणों के घर में, ठीक है, ब्राह्मणों के घर में मिनिमम 5 कमरा होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखिए कितने डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी की बात कहीं पे भी नहीं है। बराह मिहिर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के घर में मिनिमम 5 कमरा होना चाहिए, क्षत्रिय के घर में मिनिमम 4 कमरा होना चाहिए, और वैश्य के घर में मिनिमम 3 कमरा होना चाहिए, और उसके साथ साथ शूद्र के घर में मिनिमम 2 कमरा होना चाहिए, या फिर कमरा नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 कमरा की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा चूंकि वर्ण व्यवस्था 4 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आप देखेंगे कि इन सभी का क्रियाकलाप यदि ट्रेडिशनल वे में हम लोग बात करेंगे तो ब्राह्मणों का काम था शिक्षा एवं धर्म से रिलेटेड जितने भी काम थे वह सभी के सभी ब्राह्मण करते थे, यानी एजुकेशन पे इनका मोनोपोली था। और जो क्षत्रिय थे उनका काम था लड़ाई करना, अपने साम्राज्य की रक्षा करना, यानी राज्य को बचाने के लिए, जैसे राज्य पे मान लीजिए किसी इन्वेडर ने अटैक किया तो कैसे उससे लड़ना है, कैसे बचाना है साम्राज्य को, यह काम क्षत्रियों का था। उसके अलावा यदि वैश्य की बात की जाए तो वैश्य का काम था कृषि से रिलेटेड क्रियाकलाप करना, उसके साथ साथ आप पशुपालन से रिलेटेड क्रियाकलाप करना, यानी कि जो इकोनॉमिकल जो भी चीज़ें थी वह सभी के सभी वैश्य समुदाय के लोग करते थे, वैश्य वर्ण के लोग करते थे। उसके अलावा शूद्रों का काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, उनके मल मूत्र को साफ करना, उनके मैला को ढोना, यानी जितनी भी समाज में जितने भी गंदे चीज़ आप देखते हैं आज के दौर में भी साफ किया जा रहा है, लेकिन हम लोग गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो आप देखिए कि समाज में जितने भी जो घटिया से घटिया कार्य हैं वह सभी के सभी कार्य शूद्रों के द्वारा करवाया जाता था, शूद्रों के माध्यम से किया जाता था। तो इस तरीके से कार्य का बंटवारा था।
तो एक ऑब्वियस सी बात है, एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि समाज में यदि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किसी को इज्जत, किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त था तो वह था ब्राह्मण को। और ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जाति नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण एक वर्ण है, ठीक है। और एक वर्ण आगे चल करके कई जातियों में बटेगा। जैसे आज के दौर में यदि बात की जाए तो वह ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत कई जातियां हैं, ब्राह्मणों में भी कई जातियां हैं और उनके कई गोत्र हैं। जो एक गोत्र अपने आप को ऊपर मानता है, दूसरा उनसे नीचे है, तीसरा उनसे ऊपर है, चौथा उनसे नीचे है। उसी तरह से आप क्षत्रिय में जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे कास्ट आ गए हैं, तो कोई ऊपर खुद को मान रहा है, कोई नीचे मान रहा है। वैश्य में भी जाएंगे, शूद्र में भी जाएंगे तो सेम सारा चीज़ पैटर्न आपको सभी जगह पे मिलेगा। तो शूद्र, ध्यान रखिएगा, यह कोई जाति नहीं है, बल्कि इस तरीके से समझो कि एक कॉमन नाउन है, एक कॉमन नाउन है और उसमें बहुत, अब एक एक करके जब बटेगा तो वह पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो यह सभी के सभी कॉमन नाउन है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। एक सोसाइटी है और उसमें कई तरह की जातियां हैं, कई तरह के सब कास्ट हैं, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा प्राप्त था वह ब्राह्मणों को प्राप्त था, उसके बाद क्षत्रियों को, उसके बाद वैश्यों को और उसके बाद शूद्रों को। हालांकि शूद्रों को कुछ प्राप्त था नहीं, लेकिन फिर भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि बात की जाए तो शूद्र लास्ट वाले पैमाने पे आते हैं। चलिए, यह तो वर्ण व्यवस्था की बात हो गई। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था के बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि इस समय कुछ अन्य जातियां चल कर के आती है जो जाति का रूप ले लेती हैं। पहले जाति का रूप नहीं ली थी, पहले वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था, लेकिन गुप्त काल की खास बात है कि यहाँ से जाति का रूप लेने लगता है, ठीक है। यानी पहले जो वर्ण चल रहा था वह अब जातियों के रूप में तब्दील होने लगा और गुप्त काल में जो जातियाँ बनेंगी वह आज तक यानी 2020 के भारत तक आपको अभी तक समाज में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अभी के सामाजिक व्यवस्था को समझना है, स्पेशली जातीय संरचना को, सोशल स्ट्रक्चर को, मैरिज सिस्टम को, महिलाओं की स्थिति को। तब आपको वापस लौट करके एक बार गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हूबहू चीज़ें आज भी हमारे समाज में वैसे ही चल रही है। कमोबेश यदि एक दो पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे के सारे बिंदु पे हम लोग गुप्त काल के समान हैं। गुप्त काल की तरह ही चीज़ें अभी भी परिलक्षित होती है और न केवल परिलक्षित होती है बल्कि उसको हम लोग जी रहे हैं। चलिए, तो इस समय कुछ जातियां चल कर के आई। यह मिश्रित जातियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिश्रित जातियां जो वर्ण संकर जातियां हैं वह कोई और हैं। यह नॉर्मल कास्ट की बात की जा रही है। जैसे कृषक जाति चल कर के आई, पशुपालक है, एक हैं धातुकार जो धातु पर काम करते थे, जो आगे चल करके लोहार कहलाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धातुकार हैं, तैलकार जो कि मतलब तेल से रिलेटेड जो काम होता था, जैसे आप आज बनिया, तेली, ये सारी जो जातियां हैं वह इसी समूह में आएंगी। उसके अलावा जुलाहा है ना, यह मुसलमानों के अंतर्गत आज काउंट किया जाता है। लेकिन अभी तक देखिए 712 AD में पहली बार आक्रमण होगा, तो अभी तक तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में मुसलमानों का पूरी तरह से आगमन नहीं हुआ है। हालांकि इसी समय दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में मुसलमान आए हैं, वे लोग व्यापार करने के लिए आए हैं, उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जुलाहा नाम का भी एक वर्ण चल करके आता है। उसके अलावा माली, जो कि आज से लगभग यानी कल या परसों मेरे ख्याल से 28 नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले का मृत्यु दिवस था और महात्मा ज्योतिबा फुले बाईकास्ट माली ही थे। उसी माली की बात की जा रही है, ठीक है। माली कास्ट चल करके आ रहा है, जिसका काम है फूल बागान से रिलेटेड जितने भी क्रियाकलाप थे उसको अंजाम देना, ठीक है। यह सभी की सभी स्पेशल कास्ट हैं, विशेष जातियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कुछ जातियां जो हैं वह वर्ण संकर जातियां हैं। अब वर्ण संकर जातियां कैसे चल करके आई? वर्ण संकर जातियां चलने के पीछे मुख्य वजह यह है, आने के पीछे, क्योंकि इस समय इंटर वर्णाज सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, यानी कि लोग एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ शादी कर रहे थे। उसके अलावा मान लीजिए कि इसी समय गुप्त काल के समय ही कुछ कॉन्टेम्प्ररी विदेशी भी शासन कर रहे थे, इससे पहले भी शासन कर रहे थे विदेशी। तो विदेशी और भारत के जो मूल व्यक्ति था उनके बीच में जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, उसके बाद उनसे जो प्रोडक्शन हुआ, उनसे जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ, वह दरअसल वर्ण संकर जातियों में उसका काउंटिंग किया जाने लगा, यानी वह सभी के सभी वर्ण संकर जाति में चले गए। जैसे आज आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, तो वह जो प्रोडक्शन होगा, जो आपका बच्चा होगा, वह चला जाएगा हाइब्रिड कास्ट के अंतर्गत,
वर्ण संकर जाति के अंतर्गत। हालांकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा ही कहता है, इसलिए हम सोशल स्ट्रक्चर के पॉइंट से आपको बोल रहे हैं, अपने पॉइंट से नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो वर्ण संकर जातियां यानी कि समाज आपके बच्चे को यानी इंटरकास्ट मैरिज करें या इंटर रिलीजन करें, उसके बाद जो बच्चा आपका प्रोड्यूस होगा उसको समाज कहेगा वर्ण संकर जाति, हाइब्रिड कास्ट, लेकिन आपके लिए तो वह बेटा ही होगा। चलिए, तो फिर वर्ण संकर जातियों में या इसका उद्भव क्यों हुआ, उसके पीछे मुख्य वजह है इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज। उसके बाद देखिए कौन कौन जातियां, एक बार नाम लिख लें, इससे आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जातियां वर्ण संकर जातियां नहीं हैं। तो आपसे यह 4 नाम दे दिए जाएंगे और एक नाम डिफरेंट रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप चारों नाम याद नहीं रखेंगे तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए यूजीसी नेट है अनप्रेडिक्टेबल ग्रांट कमीशन, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं, ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। तो चलो फिर जातियाँ का नाम लिख लिया जाए। पहला है मधु विशक्ति, मधु विशक्ति, उसके बाद है अम्बस्ट, उसके बाद है पार्शव, उसके बाद है उग्रकरण, और एक है निषाद, और एक है सूत, और एक और है जिनका नाम है मगध, एक और है जिनका नाम है मगध। इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट और लिखना है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, जरूरी है। इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लिखना चाहिए, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं था। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अम्बस्ट जो जाति है वह ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री, ठीक है। अम्बस्ट जो जाति है, लिखिएगा अम्बस्ट, इसका जो मेल है वह है ब्राह्मण और जो फीमेल है वह है वैश्य। यानी एक ब्राह्मण पुरुष दूसरे वैश्य स्त्री के साथ संभोग करता है या फिर वैवाहिक संबंध इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वह बच्चा का जो कास्ट होगा उसी को बोला गया अम्बस्ट जाति, हाइब्रिड कास्ट, है ना, वर्ण संकर जाति। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने बात किया आपसे, दूसरा हमारा कास्ट था उग्र, ठीक है। उग्र के बारे में बताया गया है कि वैश्य और शूद्र, ठीक है, वैश्य एवं शूद्र, इसमें क्षत्रिय पुरुष, अच्छा इसको लेकर के कंफ्यूजन है, देखिए ध्यान रखिएगा। उग्र को लेकर के, उग्र एक वर्णशंकर जाति है, इसको लेकर गौतम नाम के एक व्यक्ति हुए, है ना, गौतम ने कहा है कि इसका जो मेल है वह वैश्य है और इसका जो फीमेल है वह शूद्र है। लेकिन उग्र जाति के बारे में ही स्मृति में यानी स्मृति ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें बताया गया है कि यह मेल जो है वह क्षत्रिय है और फीमेल जो है वह शूद्र है, ठीक है। यह दोनों पॉइंट को आप लिखिएगा, क्योंकि आपसे जो एग्जामिनेशन में ऑप्शन में दे दिया जाए आपको वह टिक करके आपको आंसर निकालना है, जेआरएफ करना है। आपको ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा माइंड में लेकर चलिएगा कि आपको जेआरएफ करना। आपने लिख लिया, मिटाऊं? चलिए देखो, लिखते चलना, चूंकि अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है तो पता नहीं चलता है कि आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, तो मैं मिटा देता हूं, इसलिए वीडियो पॉज करके लिख जरूर लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद तीसरे नंबर पे पार्श्व या पार्श, पार्श्व या पार्श, ठीक है, यह भी लिखिए। इसका जो मेल है वह ब्राह्मण है और इसका जो फीमेल है वह शूद्र है, ठीक है। उसके बाद अगली जाति की बात की जाए, सूत। सूत, सूत में है जो मेल है वह क्षत्रिय है और जो फीमेल है वह ब्राह्मण है। सूत के बाद हमारे पास है मगध, वैश्य पिता और क्षत्रिय माता। मगध में वैश्य पिता और क्षत्रिय माता। और एक और है, उसको लिखिए चांडाल, शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछा जाता है चांडाल से, ठीक है। शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री,
चलिए इससे देखिए चांडाल जाति से एक रिलेटेड फैक्ट है मॉडर्न इंडिया का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पहली बार आम सभा लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें अंबेडकर की हार हो जाती है। ठीक है, अंबेडकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, तो कांग्रेस के जो मेंबर होते हैं चाहे वह पटेल हो या नेहरू, वह अंबेडकर के खिलाफ एक काजोलकर नामक व्यक्ति को कैंडिडेट के तौर पे बम्बई में उतारते हैं, तो अंबेडकर की हार हो जाती है। उसके बाद अंबेडकर बहुत परेशान होते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल में एक जगह, उसका नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, वह आज वह बांग्लादेश में चला गया है, तो वहाँ पर शूद्रों की आबादी बहुत ज़्यादा थी और शूद्रों में भी मूल तौर पे चांडाल की, इसके अलावा जो बैकवर्ड मुस्लिम्स थे उनकी आबादी वहाँ पर ज़्यादा थी। तो वहाँ पर फिर बाकी उन लोगों ने मिल करके अंबेडकर को वहाँ से चुनाव लड़वाया और अंबेडकर फिर वहाँ से चुन करके लोकसभा में गए थे। ठीक है, लोकसभा में नहीं, माफ़ करना, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों तो एक ही था उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो वह संविधान सभा में चुनकर गए थे वहाँ से। तो चांडाल जातियों ने अंबेडकर का बहुत आगे बढ़ चढ़ करके समर्थन किया था। बस इसका संबंध यहीं से था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए इसको मिटा दिया जाए फाइनली, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा वह यह है, कायस्थ से रिलेटेड है। गुप्त काल में पहली बार कायस्थ नामक जाति का उल्लेख मिलता है। हालांकि इस समय कायस्थ जाति के रूप में नहीं है, बल्कि कायस्थ लेखक के तौर पे, यानी प्रथम लिपिक के तौर पे कार्य कर रहे थे। लिपिक क्या, जैसे जमीन से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होते थे, लिखने पढ़ने का काम, वह कायस्थ लोग करते थे। ठीक है, कायस्थ लोग। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके पहली बार यदि कायस्थ के जाति के रूप में यदि चर्चा की बात की जाए, आपसे मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि कायस्थों की जाति के रूप में पहली बार चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो लिखिएगा औसनस स्मृति में। ठीक है, औसनस स्मृति में। उसके बाद यह जाति के रूप में है, लेकिन मान लीजिए कि सवाल जाति नहीं लगा करके सिर्फ यह पूछे कि कायस्थों का उल्लेख पहली बार किस स्मृति ग्रंथ में किया गया, तो लिखिएगा याज्ञवल्क स्मृति। लेकिन जाति के बारे में पूछ दिया जाए कि कायस्थ का जाति के रूप में पहली बार उल्लेख, तो वह आप आइएगा औसनस स्मृति के बारे में। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे किसी भी तरीके से घुमा सकता है, इसलिए आप पहले से माइंड को घुमा घुमा करके तैयारी कर लीजिए ताकि आप वहाँ पर आसानी से जीत सकें, सवाल को सॉल्व कर सकें। चलिए उसके बाद आगे बात किया जाए 5वें नंबर पॉइंट की, और 5वां नंबर है अस्पृश्यता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, जो कि आज भी भारत के माथे पर कलंक है। भारत के आधुनिक भारत की मैं बात कर रहा हूं, आप पढ़िएगा कभी अनटचेबिलिटी पे रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए। अभी भी दक्षिण भारत के कई इलाके हैं जहां पे अनटचेबिलिटी चलता है। लॉकडाउन में जब इस पे कई तरह के रिपोर्टिंग किए गए कि लॉकडाउन में भी, कोरोना के पीरियड में भी अनटचेबिलिटी हमें देखने को मिला है। तो देखिए अब भारत के माथे पे कलंक है, धिक्कार है। हम लोग भारत के युवा हैं और हमें इन सारे चीज़ों को ख़त्म करना है। आप प्रण लीजिए कि आगे चल करके आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो इस तरह के क्रियाकलाप को अंजाम नहीं देंगे, इसमें आप लोग भाग नहीं लेंगे। तो देखिए अनटचेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो है क्लाइमेक्स पे चल रहा था, है ना। अब देखो कि अनटचेबिलिटी आखिर क्यों नहीं होगा। जहाँ पर कास्ट सिस्टम यदि एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पर अनटचेबिलिटी खुद ब खुद चल करके आएगा, क्योंकि अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम से उपजा हुआ एक जहर है, एक घृणात्मक चीज़ है, वह अपने आप उपजेगा। जैसे मान लीजिए कि कास्ट सिस्टम होगा तो सभी कास्ट के बीच में आपस में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, किस लिए, कास्ट सुपरमैसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जैसे ही कास्ट सुपरमैसी की लड़ाई होगी तो फिर एक नया चीज़ निकल करके आएगा, एक कास्ट अपने आप को इन्फीरियर फील करेगा और दूसरा सुपीरियर फील करेगा। तो जो कास्ट सुपीरियर फील करेगा या सुपीरियर होगा वह इन्फीरियर के साथ अनटचेबल्स की तरह व्यवहार करेगा। तो जब आप अनटचेबल्स की तरह व्यवहार करेंगे तो वही जो प्रक्रिया है उसी को बोला गया अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए अभी भी चल रहा है, इसको खत्म करना चाहिए, होगा ही, हम लोग हैं, हम लोग मिलकर करेंगे। चलो, इस समय जो अनटचेबल्स हैं, अस्पृश्य लोग हैं, अस्पृश्य का क्या अर्थ होता है, देखिए 2 शब्दों से बना है, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्य और शूद्र 2 अलग अलग हैं, उनको आप एक मत समझिएगा। भारत में आधुनिक युवा बहुत यह गलत समझने की भूल करते हैं। जो शूद्र वर्ण है
वह वर्ण व्यवस्था का लास्ट वर्ण का हिस्सा था, लेकिन जो अस्पृश्य हैं यह वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, यह बाहर रहते थे गांव के। यह दो शब्दों से बना है, अ प्लस अस्पृश्य। अ का मतलब नहीं होता है और अस्पृश्य का मतलब जिसको छू सकते हैं आप, यानी वैसा व्यक्ति जिसको आप नहीं छू सकते हैं, यानी छूने से आप छुआ जाएंगे। अब आप सोचो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। आप अपने थ्योरेटिकल चीज़ें जो भी वेद कुरान जितनी भी चीज़ें को आपने पढ़ा है, जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी को साइड में कीजिए और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने से क्या वाकई में छुआ सकता है? क्या वाकई में शरीर का कुछ वजन घट जाएगा या फिर हमारे चेहरे का रंग उतर जाएगा? इस तरीके की लेकिन चीज़ें चल रही थी। यह हमें स्वीकार करना होगा, यह बहुत ही बीटर ट्रूथ है इंडियन सोसाइटी का। तो अस्पृश्य लोगों को यहाँ पर चांडाल कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अस्पृश्य लोगों को चांडाल कहा जाता था। और चांडाल यह दरअसल फाहियान ने जब अपना अकाउंट लिखा, फॉरेन अकाउंट, उसमें उसके बारे में बताया है कि इस समय गुप्त काल में भारत में जो अस्पृश्य रह रहे थे उन्हें चांडाल नाम से पुकारा जाता था। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट है, दास प्रथा का भी चलन था। और दास प्रथा के बारे में नारद स्मृति में बताया गया है कि इस समय 15 प्रकार के दास थे। दास का क्या अर्थ है? दास का मतलब गुलाम से है, ठीक है। यानी स्लेवरी सिस्टम भी गुप्त काल में क्लाइमेक्स लेवल पे था। और 15 प्रकार के स्लेव्स की चर्चा की गई है नारद स्मृति के अंतर्गत। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नारद स्मृति में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की गई है? तो 15 प्रकार के दास की चर्चा। चलिए, उसके अलावा दास प्रथा को जस्टिफाई कौन करता है, यानी इसके बारे में बताता कौन है? एक तो नारद स्मृति और दूसरा उस समय के जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वह सभी के सभी कास्ट दास प्रथा को यानी स्लेवरी सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं कि इस समय स्लेवरी सिस्टम था, स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। चलिए, यह तो बातें हो गई समाज के बारे में मोटा मोटी तौर पे। अब समाज का एक 50% हिस्सा, जैसे किसी भी समाज का निर्माण दो पुरुष और महिला के मिलने से बनता है। अब देखिए, उस समाज में जानवर भी होते हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पुरुष और महिला, तो महिला किसी भी समाज के 50% हिस्सेदार हैं, पुरुष 50% हिस्सेदार हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में कि आखिर महिलाओं के समाज में यानी महिलाओं को किस किस प्रकार के अधिकार थे और महिलाओं की स्थिति गुप्तकालीन समाज में क्या थी। चलिए, एक बात लिखिए, पहला पॉइंट कि इस समय विवाह व्यवस्था की बात की जाए तो इस समय अनुलोम विवाह भी था और प्रतिलोम विवाह था। देखिए, 2 प्रकार के विवाह, मैंने आपको वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह पढ़ाया था। उस विवाह से यह अलग विवाह है क्योंकि यह इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन पे आधारित विवाह है, ठीक है। तो यह 2 विवाह हैं, कौन कौन? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो जो अनुलोम विवाह है उसको जस्टिफाई करता है, यानी बताते हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, वेद हैं, वह सभी के सभी कहते हैं कि अनुलोम विवाह जायज़ है लेकिन प्रतिलोम विवाह नाजायज़ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आइए देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए, अनुलोम विवाह जो है उसको जायज़ ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए, इसमें जो कन्या है वह लोअर कास्ट की है। लोअर कास्ट नहीं बोल करके आप लोअर वर्णा बोलो, कास्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ तो कास्ट सिस्टम आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर जो पुरुष है वह अपर कास्ट का है, अपर कास्ट का है। तो इस विवाह को जस्टिफाई किया गया है किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में, क्योंकि यहाँ पर जो कन्या है वह शूद्र वर्ण की है, वह लोअर कास्ट की है, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ इस विवाह को जस्टिफाई करते हैं, इस विवाह को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यदि प्रतिलोम विवाह की बात की जाए जो ठीक इसका उल्टा है, तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि इसमें जो कन्या है वह अपर कास्ट की है, अपर वर्ण की है, और इसमें जो मेल है यानी पुरुष वह लोअर कास्ट की है, लोअर कास्ट का है, ठीक है। तो यह जो विवाह है इसको नाजायज माना गया है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में, यानी ब्राह्मण ग्रंथ इसको स्वीकार नहीं करते हैं, यह अनएक्सेप्टेबल है ब्राह्मणिकल सोसाइटी में। लेकिन ऊपर वाला विवाह एक्सेप्टेबल है, लेकिन विवाह तो दोनों हो रहा था। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो था वह बहुत कम होता था, न के बराबर। इसीलिए बोला गया केसी श्रीवास्तव में कि यह यदा कदा इसका प्रमाण हमें मिलता है,
ठीक है, यदा कदा इसका प्रमाण हमें मिलता है। तो यह विवाह बहुत कम हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों विवाह के वजह से देखिए, इन दोनों का दोनों विवाह क्या है, इंटरकास्ट है, इंटरवर्णाज है। तो इसी के वजह से हमारे यहाँ हाइब्रिड कास्ट निकल करके आया था, जो कि हमने ऊपर में पढ़ा। चलिए, तीसरे नंबर पे बात की जाए, यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो अपर कास्ट की महिलाएं थी उनको ज़्यादा, अपर कास्ट नहीं बोल करके जो अपर वर्णाज हैं, जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, उनके पास स्वतंत्रता थी। ठीक है, और बाकी जो लोअर कास्ट, लोअर वर्णा की महिलाएं थी, उनको दबा कर रखा जाता था और उनके साथ जबरदस्ती वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए जाते थे। जो राक्षस विवाह होता था या पैशाच विवाह, वह सब लोअर कास्ट की कन्याओं के साथ ही होता था। ध्यान रखिएगा, इस सब बात को आप देखिएगा, बहुत ही घिनौना चीज है, लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना है ना, पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, तीसरा है विधवा विवाह का भी इस समय प्रचलन था। ऐसा कौन कहता है? ऐसा नारद और पराशर स्मृति कहते हैं। यानी नारद और पराशर स्मृति में कहा गया है कि गुप्तकालीन समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था और विधवा विवाह होना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा नारद और पराशर स्मृति बोलते हैं। लेकिन बृहस्पति स्मृति है, वह विधवा विवाह का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसको विरोध करता है उसका, और कहता है कि यह बहुत ही घृणात्मक चीज़ है, यानी कि इसको समाज में नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरफ देखिए, कुछ स्मृति ग्रंथ हैं वह महिलाओं के विधवा विवाह को समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ दूसरे स्मृति ग्रंथ हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए तो विधवा विवाह का प्रचलन न के बराबर था। ठीक है, न के बराबर था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हो रहा था। आगे बात की जाए, विवाह की जो उम्र निर्धारित की गई थी वह 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष इसलिए निर्धारित किया गया था, उसके पीछे बहुत तरह के लॉजिक हैं। एक लॉजिक तो यह है कि पीरियड की जो शुरुआत होती है, ठीक है, एमसी पीरियड की जो शुरुआत होती है महिलाओं में, वह 12 से 13 साल में हो जाती है। उसके बाद वह महिला या फिर वह लड़की, वह कन्या माँ बनने के योग्य हो जाती है। यानी उसके बाद यदि सेक्सुअली अटैच्ड होती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है, तो वह माँ बन सकती है। इसलिए 12 से 13 साल के बाद कन्या का अमूमन तौर पे जनरली शादी कर दी जाती थी। लेकिन उसके पीछे एक वजह और है कि जब 12 से 13 साल में उनकी शादी कर दी जाती थी तो उपनयन संस्कार उनका नहीं होता था। उसके अलावा वेद अध्ययन करने का जो संस्कार था वह भी उनका नहीं हो पाता था। तो एक तरफ से देखिए कि यह कितना बड़ा कनिंगनेस है, कितनी बड़ी धूर्तता है कि आपने लॉजिक यह दिया कि चूंकि अब आप माँ बन सकती हैं इसलिए आपको शादी कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक देखिए कि उनको वेद का अध्ययन करने से, और वेद का अध्ययन करने का अर्थ यहाँ पर है कि शिक्षा से उनको अलग किया जा रहा था, शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। और यह न केवल निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ था, बल्कि अपर वर्ग की महिलाओं यानी उच्च वर्ग की महिलाओं, कुलीन वर्ग की महिलाओं के साथ भी इस तरह के काम किए जा रहे थे। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, सती प्रथा। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। सती प्रथा का प्रचलन हमें पहली बार मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त नामक एक शासक होता है और उन्होंने एक अभिलेख जारी करवाया था। उस अभिलेख का नाम है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख का टाइम फ्रेम यदि बात की जाए तो टाइम है उसका 510 एडी, 510 एडी, यानी 510 एडी में एक एरण अभिलेख प्राप्त हुआ। वह भानुगुप्त का है और उसमें पहली बार सती प्रथा का चर्चा किया गया है। पूरे भारतीय इतिहास को आप खंगाल देंगे तब भी पहली बार अभिलेखीय प्रमाण की बात की जाए तो वह भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, माफ करें, एरण अभिलेख है, जहां से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। थोड़ा पानी पी लें। चलो, अच्छा चलो, एरण अभिलेख में क्या हुआ, क्या था? दरअसल उस समय एक गोपराज नामक व्यक्ति था, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी पत्नी के शादी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, उसकी पत्नी को नहीं, शादी नहीं, माफ करना, वो तो शादी करेंगे तो फिर विधवा विवाह हो जाएगा। शादी नहीं, उसको जलाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसको जलाने का प्रमाण मिलता है, उसको जिंदा दफना दिया जाता है। इसीलिए यहाँ से बोला गया है कि यह सती प्रथा, यहाँ से पहली बार हमें इसका उल्लेख मिलता है। बाकी धार्मिक लोगों का सती प्रथा को लेकर अपना अलग लॉजिक है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं 6ठे नंबर पे, क्या इस समय के समाज में वैश्यावृत्ति था? ऑफ कोर्स था।
इतने बड़ा राजतंत्र था, सब राजा लोग रहते थे, तो अय्यासी भी होता होगा। वैश्यावृत्ति भी इस समय बहुत क्लाइमेक्स लेवल पे था साथियों, ठीक है। और कभी कभी ओकेजन होता था, तो ओरिजिनल ओकेजन्स पे, मतलब यदि बात की जाए कि जनरली ओकेजन पे जो महिलाएं थी जो वैश्यावृत्ति में लिप्त थी, वह सभी के सभी महिलाएं झुंड में सड़कों पे बाहर निकला करती थी, प्रदर्शन करती थी। यानी वैश्यावृत्ति था, उसमें काफ़ी महिलाएं उसमें लिप्त थी। तो एक सवाल यदि पूछा जाए कि क्या गुप्त काल में वैश्यावृत्ति था, तो निश्चित तौर पे वैश्यावृत्ति था। उसके अलावा महिलाएं देवदासी प्रथा के अंतर्गत भी थी, ठीक है। और देवदासी प्रथा क्या होता है? देव प्लस दासी, दो शब्द बना है ना। दास का मतलब गुलाम जो होता था, और दास यदि महिला है तो उसको बोला गया दासी। देव का मतलब आपके देवता, ठीक है। तो जो देव का दासी है, यानी इन कुंवारी महिलाओं को मंदिरों में रखा जाता था और वह नाच कर मंत्र मुग्ध होकर भगवान को खुश करती थी। लेकिन बी प्रैक्टिकल और कुछ सोचें तो आपको कुछ और निष्कर्ष निकलेगा, मैं उस पर बोलूँगा नहीं कुछ, ठीक है। तो देखिए, देवदासी प्रथा चल रहा था, और देवदासी प्रथा इतना चल रहा था कि उज्जैन में एक मंदिर आज भी, जहाँ विकास दुबे उत्तर प्रदेश का था जो पकड़ा गया 2020 की बात करें तो देखिए, कालिदास ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी प्रथा के बारे में जिक्र किया है अपने किताब में, कि उस समय देवदासियां उज्जैन के महाकाल मंदिर में रह रही थी। तो देवदासियों के साथ संभोग भी किया जाता था। वहाँ पर जो मौलवी नहीं, माफ़ करना, जो पंडित रह रहे थे, जो पूजा पाठ का क्रियाकलाप करते थे, वो देवदासियों के साथ फिजिकल रिलेशन भी इस्टेब्लिश होता था। तो उसी रिलेशन के वजह से जो बच्चे प्रोड्यूस हुए, उस बच्चे को ही आगे चल करके गांधी ने हरिजन कहा। लेकिन एक गलत बात आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि हरिजन जो टर्म है वह पहली बार कॉइन किया गया था गांधी जी के द्वारा। नहीं, गांधी जी ने हरिजन टर्म का निर्माण नहीं किया है, क्रिएशन नहीं किया है। हरिजन जो शब्द है भारतीय इतिहास में लगभग 1200 से 1300 एडी के आसपास गुजरात में एक संत होते हैं जिनका नाम है संत नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता ने पहली बार हरिजन टर्म को क्वाइन किया था। और हरिजन किसको कहा था? जो देवदासियां और जो पंडित रह रहे थे मंदिर में, उनके फिजिकल रिलेशन, उनके संभोग के द्वारा जो बच्चे प्रोड्यूस होते थे, उसी को हरिजन कहा गया। हरि का जन, हरि का बेटा, भगवान का पुत्र। गांधी ने उस टर्म को मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया पूना पैक्ट के बाद। इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाए कि हरिजन टर्म को भारतीय इतिहास में क्वाइन किसने किया, उसका क्रिएशन किसने किया, तो गांधी ने नहीं किया था, गांधी ने उसको पॉपुलराइज किया था। चलिए, फिर यह तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कालिदास ने बताया उज्जैन महाकाल में, उसके अलावा मुद्रा राक्षस में बताया गया है, और कामसूत्र जो कि वात्स्यायन की किताब है उसमें भी देवदासी प्रथा के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद पर्दा प्रथा की बात की जाए, पर्दा प्रथा इस समय नहीं था, है ना, नहीं था। यदि कॉमन बात की जाए तो नहीं था। जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनके अंदर नहीं था, लेकिन जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी वह जब घर से बाहर निकलती थी तो घूंघट की आड़ में, ठीक है, घूंघट की आड़ कहने का क्या अर्थ है? घूंघट लगा कर निकलती थी, है ना। तो एक तरफ देखिए कि पूरे, यदि महिला की बात की जाए, आप देखिएगा कि महिलाओं के अंदर भी बहुत तरह के सेपरेशन है। यदि आप सिर्फ यह बात करें कि 2020 में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो आप एक महिला को उठा करके पूरे भारत की महिलाओं पर नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में भी लेयर हैं। शिक्षित महिलाएं हैं, अपर कास्ट की महिलाएं हैं, लोअर कास्ट की महिलाएं हैं, मिडिल कास्ट की महिलाएं हैं, कुलीन वर्ग की महिलाएं हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब नीता अंबानी का जो लाइफ है वह एक नॉर्मल महिला का तो लाइफ नहीं हो सकता है। तो कुलीन वर्ग की महिलाओं का अपना स्तर है। तो इसी तरह से जैसे 2020 का सोसाइटी बटा हुआ है, सबके अलग अलग आयाम हैं, सबके पास अलग अलग सुविधाएं हैं, उसी तरह से गुप्त काल में भी महिलाएं बटी हुई थी। तो जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी वह बाहर निकलती थी तो घूंघट की आड़ में, और जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी वह पर्दा प्रथा नहीं करती थी, वह ऐसे ही निकलती थी। ध्यान रखिएगा, तो दोनों पॉइंट को लिखिएगा। उसके बाद स्त्री को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। दरअसल संपत्ति के अधिकार के बारे में नारद और कात्यायन दो व्यक्ति हुए, दोनों ने अपने स्मृति ग्रंथ में स्त्री धन को यानी बताया है कि महिलाओं को संपत्ति मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले याज्ञवल्क स्मृति में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार की चर्चा की गई थी और याज्ञवल्क ने उसको जस्टिफाई भी किया था। लेकिन गुप्त काल में नारद और कात्यायन मिलकर के संपत्ति के अधिकार में महिलाओं की हिस्सेदारी को जस्टिफाई करता है।
उसके अलावा स्त्री धन का दायरा यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। स्त्री धन क्या होता है साथियों, जब आप अपने बहन का या फिर आप अपने किसी और रिलेटिव्स का, लड़की का विवाह किसी के साथ करते हैं, एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है किसी के साथ, तो पुत्री को देने के साथ साथ वह दहेज जो सिस्टम है, जो कि मेरे ख्याल से, मतलब मेरा पर्सनल आप कह सकते हो परसेप्शन है कि मैं उसको बहुत ही घटिया चीज़ मानता हूँ, कि जो आप देते हो अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, उस धन को ही बोला गया है स्त्री धन, यानी उस पर आगे चल करके महिलाओं का हक होगा। स्त्री का धन है क्योंकि उसके घर से मिला है। हालांकि पता नहीं यह सिस्टम कैसे अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, लेकिन आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा। नारद और कात्यायन स्मृति करता है, बाकी स्मृति इसके संपत्ति के अधिकार को जस्टिफाई नहीं करते हैं, यानी उसके खिलाफ में है। आगे बात किया जाए 9वें नंबर पे, और 9वां पॉइंट है उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनका सुखी जीवन है। ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास पैसा रहेगा उनका जीवन ऑब्वियस सी बात है सुखी होगा। निम्न वर्ग के लोग हैं उनका जीवन दुख से भरा हुआ है। ठीक है, दुख से भरा हुआ क्यों रहेगा? सुबह उठे आप जाइए खेत में काम कीजिए, आप गुलाम हैं, आप ये कीजिए, आपको यह करने का अधिकार नहीं, आपको यह करना है, मैला ढोना है, सड़क साफ करना है, यानी तमाम तरह के समाज की जितनी भी गंदगियां आपको करना है। और दूसरे तरफ समाज का एक वैसा व्यक्ति जिसके लिए आप वह काम कर रहे हैं, तो दोनों के लाइफ स्टाइल में यदि बात की जाए तो काफ़ी अंतर है। ऑब्वियस सी बात है अंतर होगा ही। आगे बात करते हैं संगीत, म्यूजिक, डांस, ड्रामा और प्रणय कला की शिक्षा दी जाती थी युवाओं को। लेकिन युवाओं में भी ध्यान रखिए, यह पॉइंट केसी श्रीवास्तव में बहुत क्लेरिफाई करके बताया गया है। देखिए आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही शानदार किताब है। आप लास्ट में वहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए, जैसे मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, समाज के उच्च वर्गों का जीवन सुखी एवं आमोदपूर्ण था। आमोदपूर्ण समझते हैं, इंटरटेनमेंट से भरा हुआ है ना, इंटरटेनमेंट से भरा हुआ। संगीत, नृत्य, नाटक आदि के द्वारा लोग आनंद लेते थे। कौन लोग आनंद लेते थे? उच्च वर्ग के लोग आनंद लेते थे, कुलीन वर्ग के लोग आनंद लेते थे। जो हायर कास्ट था, जो उस समय का नोबल क्लास था, वह आनंद लेता था। उसके अलावा युवकों को प्रणय कला की शिक्षा दी जाती थी। काम सूत्र में इस प्रकार के सुख संपन्न नागरिकों की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। किंतु आगे लिखते हैं, किंतु यही स्थिति समाज के निम्न वर्गों की नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं आप समाज को पढ़ते हैं ना, तो उसको कई लेयर में बांट करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि गुप्तकालीन समाज में आप कुछ पॉइंट को लिए तो वह उस पॉइंट पे सारा का सारा सोसाइटी का लोग उसके साथ जस्टिफाई करता है, बिल्कुल नहीं करता है, उस पर खरा नहीं उतरेगा। सबके अपने अपने लाइफ हैं, सबके अपने अपने लाइफ स्टाइल है, सबका अपना अपना वर्क है, इसलिए सबका डिफरेंट अप्रोचेज होगा। चलिए उसके बाद एक पॉइंट और बात कर लेते हैं, जो लास्ट का पॉइंट है। उसके अलावा इसमें और कुछ पॉइंट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने काफ़ी बात कर लिया है आज। चलिए चलो एक पॉइंट और बात कर लिया जाए, है ना। दंड। अब देखिए कि इस दौर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग रह रहे हैं, तो कभी न कभी ये लोग गलती भी करते होंगे। मान लीजिए गलती से आपने किसी का, गलती से तो ऐसे चुराता नहीं है कोई, लेकिन इंटेंशनली मान लीजिए कि आपने किसी का कलम चुरा लिया, गाय चुरा लिया, आप किसी और का गाय को छोड़कर कोई और जानवर चुरा लिए, यानी कोई भी चीज़, किसी का मर्डर कर दिए, तो उसके बाद दंड देने की भी प्रथा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि इस समय दंड देने की भी व्यवस्था थी। तो इस समय सभी व्यक्ति एक ही प्रकार का दंड करता है। मान लीजिए कि एक ब्राह्मण व्यक्ति एक गाय को चुराता है, क्षत्रिय भी उसी गाय को चुराया, वैश्य भी उसी गाय को चुराया और शूद्र भी उसी गाय को चुराया, लेकिन दंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, पेनाल्टी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। तो देखिए यह कैसा समाज है। और आज भी देखेंगे तो अब कमोबेश इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अब उतना नहीं है, एकदम न के बराबर है। लेकिन देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में यदि आपका केस जाए, अब फिर किसी और का केस जाए, तो सबसे पहले उनका सुना जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और बहुत लोगों के केस लंबित पड़े हुए हैं, लाखों हज़ारों केस पड़े हुए हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। बच्चा व्यक्ति मर भी जाता है, इसके साथ साथ 20 साल 23 साल 30 साल तक कोई पूरा जवानी अपना जेल में बिता दिया, उसके बाद पता चलता है कि इसने यह अपराध किया ही नहीं था। तो यह सब तो है ही थोड़ी बहुत दुविधा, लेकिन यहाँ पर दंड के आधार पे, पेनाल्टी के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। क्या किया गया है थोड़ा सा देख लीजिए। ब्राह्मण को तुला के आधार पे, ठीक है, ब्राह्मण को तुला के आधार पे दंड दिया जाता था। क्षत्रिय को अग्नि में चलाकर, ठीक है, क्षत्रिय को अग्नि में चलाकर, जैसे
ब्राह्मण ने दंड किया तो तराजू पर कोई चीज़ माप करके उसको दंड देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यदि क्षत्रिय ने उसी दंड को किया तो उसको आग पर चल करके, जैसे देखिए राम जो हैं वह क्षत्रिय हैं, ठीक है, राम जो है क्षत्रिय है। अच्छा चलो उस पर वहाँ पे नहीं कुछ बोलेंगे, हटाओ। जो अग्नि पे यानी कि इस समय के जो क्षत्रिय लोग हैं वह अग्नि पर चल करके परीक्षा दे रहे थे, है ना। कोई दंड किए तो उनको आग में चल करके दिखाना पड़ता था। यदि आप वैश्य हैं, इस समय गुप्त काल में यदि आप वैश्य हैं तो आपने कुछ किया तो आपको रात भर जल में खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद आप मरेंगे कि क्या होंगे वो अलग बात है। आपने यदि दंड किया होगा, यदि आपने चोरी किया होगा तो आप मर जाएंगे, नहीं किया होगा तो आप बचेंगे। तो जल में जा करके आपको परीक्षा देना पड़ता था। उसके साथ साथ जो सीता की अग्नि परीक्षा होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। शूद्र जो है, याद आ गया, शूद्र जो है, शूद्र यदि कोई दंड करता था, कोई गलती करता था तो उसे दंड के रूप में जहर को चाटना पड़ता था। विष, जहर, जहर, है ना, जहर को। तो देखिए दंड के आधार पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो सोसाइटी में क्या यूनिटी रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है यूनिटी नहीं रहेगा भाई। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन बृहस्पति स्मृति कहता है कि यह सारा का सारा सिस्टम गलत था, दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा था। बृहस्पति स्मृति कहता है कि सभी को एक समान दंड मिलना चाहिए। एक पॉइंट लिख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व में इसके बारे में बात किया गया है कि सभी को दंड अलग अलग मिलना चाहिए। चलिए और कुछ पॉइंट है तो देख लेते हैं। लिखिएगा, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि अगर कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या करे, ठीक है, कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या करे तो उसे अलग अलग दंड दिया जाए। यानी एक व्यक्ति की हत्या चारों वर्ण का व्यक्ति कर रहा है तो सभी वर्ण के व्यक्ति को अलग अलग दंड दिया जाएगा। ऐसा कौन करा? महाभारत के शांति पर्व में बोला गया है। ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ कि नारद के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक और शूद्र का अपराध सबसे कम होता है। ऐसा नारद कह रहे हैं, लेकिन बाकी स्मृति ग्रंथ नहीं। चलिए और कुछ बात नहीं करना है। एक लिखिए, मार्कंडे पुराण में दान देना शूद्र का कर्तव्य बताया गया है। मार्कंडे पुराण में दान देना शूद्रों का कर्तव्य बताया गया है। उसके अलावा याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शूद्र ओमकार के बदले नमः शब्द का प्रयोग कर पंच महायज्ञ कर सकता है। पंच महायज्ञ करने की इजाजत है शूद्रों को। ऐसा कौन? याज्ञवल्क्य कह रहा है। उसके अलावा याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी एवं कृषक तथा कारीगर होने के लिए भी अनुमति दी थी कि आप यह काम भी कर सकते हैं। चलिए, कुछ शूद्र जो थे उन्होंने सैनिक वृत्ति को, यानी कि जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि सेना में भी भाग लिए थे, यानी कि वो लोग सैनिक भी बने थे। तो यह मेरे ख्याल से इसमें और कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने काफ़ी पढ़ लिया है आज सामाजिक स्थिति के बारे में। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एपिसोड में, और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे धार्मिक जीवन एवं आर्थिक जीवन के बारे में और शैक्षणिक स्थिति के बारे में कि उस समय कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, उन सारे चीज़ों के बारे में बातें होंगी। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल आए मन में, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपनी तरफ से 20-50 लोगों के साथ हमारे चैनल पे जोड़िए, ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें और उनका भी JRF हो आपकी तरह। तो फिर मिलेंगे साथियों, अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।